Today, on a very different format of an interview, we have with us not one, not two, but a four-time member of parliament, a leader who's termed as not only as the next generation of the BJP, but the man who been a four-time MP and now is going to contest for the fifth time. Cabinet Minister for Information and Broadcasting, the leader who has additional in charge of sports and is taking care of a lot more than it meets the eye. I'm talking about none other but Mr. Anurag Thakur. अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। आपका स्वागत। हमारा स्वागत है अनुराग जी, लेकिन इलेक्शन अब बिल्कुल शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी, आप सब जितने भी बड़े नेता हैं सब जमीन पर मतलब उतर चुके हैं। आपके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। हालांकि जब आपके प्रतिद्वंद्वियों से जब हम बात करते हैं, जब आपके जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, दे स्टिल से दैट यू आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द बीजेपी, यू स्टिल, बट जब कोई देखता है तो आप 4 बार के सांसद हैं, 5वीं बार आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए अब। लेकिन चुनाव बहुत बदले। कैसे अनुराग जी? टेक्नोलॉजी बदल गई, मीडिया का रोल बदल गया, न्यू मीडिया की भूमिका आ गई। एक समय था जब 1990 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया जी, तो टेलीविजन ने कहीं ना कहीं प्रिंट को एक चुनौती दी, एक नया तरीका आया। लेकिन अभी पिछले 10-15 वर्षों में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं न्यू मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका हो गई। और आज इस प्रोग्राम में भी देखने को मिल रहा है, आपका सेटअप कुछ अलग दिख रहा है, चेंज हो रहा है, थोड़ा चेंज हो गया। तो यही बदलाव है, मेरे पिछले चुनाव में ये नहीं था। तो न्यू मीडिया की एक अपनी ताकत बन गई है और उस प्लेटफॉर्म्स का भी लोग उपयोग कर रहे हैं। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साइबर योद्धा हैं, हमारे सोशल मीडिया के कार्यकर्ता हैं, IT सेल के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबको कहता हूं मोदी बने। मोदी यानी मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। मोदी, अच्छा MODI, मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। MODI, मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। आपने नई डेफिनेशन दे दी। इसलिए क्योंकि न्यू मीडिया को नई डेफिनेशन मोदी जी ने दी है। एक्स पे उनके अगर आप फॉलोअर देखेंगे 96.3 मिलियन, बहुत बड़ा एक तरफा है। ये अपने में देखता है उनकी लोकप्रियता हर प्लेटफॉर्म पे कितनी ज्यादा, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स है। और केवल ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी है। तो दुनिया भर में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो एक और तो चुनाव में हमारी बड़ी ताकत मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी का काम, और कहीं ना कहीं 10 वर्षों में हमने जो कहा वो किया। पारदर्शिता से सरकार चलाई, ईमानदारी से सरकार चलाई, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया और कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच एजेंसियों ने कार्रवाई भी की है। आऊंगा, इस पे भी आऊंगा, अभी इस पे बहुत आपके ऊपर लगता है। लेकिन आपने कहा न्यू मीडिया से शुरू करता हूं। विपक्ष कहता है सोशल मीडिया, आपने जो कहा मास्टर्स ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, राइट, आपने मोदी की नई डेफिनेशन दी। लेकिन वो कहते हैं कि भाई आप मिसयूज करते हैं, आप अपनी ताकत का मिसयूज करते हैं, आप अपने डिजिटल, और आप देखते हैं कि किस तरह से विपक्ष कई बार तो आपके ऊपर नहीं, अमित जी के ऊपर नहीं, मोदी जी के ऊपर नहीं, सिर्फ आपके डिजिटल जो आपकी टीम है उसी के ऊपर अटैक करता है कि देखो किस तरह से ये एक नैरेटिव को जानबूझ के प्रेस कर रहे हैं। देखिए, देश की जनता को एक बात मैं याद करवाना चाहता हूं, अगर लोकतंत्र को कुचलने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने और इंदिरा गांधी जी ने। इमरजेंसी देश पर थोपी तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। अगर पत्रकारों को जेल में और प्रेस वालों को आवाज दबाने का काम किया तो इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने। देश वो भूला नहीं है। और कांग्रेस की राजनीति पर एक बहुत बड़ा धब्बा है ये, जो सारी उम्र जाने वाला नहीं। ये वो कलंक है जो कभी साफ नहीं होगा। दूसरी ओर हम वो हैं जो उस समय भी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते थे, फ्रीडम स्पीच की बात करते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते थे, और आज भी उसके लिए खड़े हैं। और पिछली यूपीए सरकार में उस समय के इनके मंत्री कपिल सिब्बल जी ने ये तो IT रूल्स जो बनाकर लाए थे, तो इन्होंने तो उसको भी कुचलने की पूरी तैयारी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी अभिव्यक्ति की आजादी, न्यू मीडिया के लिए, और हमने प्रेस के लिए उस समय भी उठाया था। तो कम से कम मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सरकार में ये स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहने ही वाली है। और लोकतंत्र की यही तो खासियत है कि आप चाहें तो किसी के बारे में भी
अपनी बात किसी विचारधारा से आप सहमत ना हो तो भी आप कर सकते हैं। आपने कहा इलेक्शन बदल गए हैं, विपक्ष भी कहता है इलेक्शन बदल गए हैं। वो कहता है लेकिन इलेक्शन इसलिए बदल गए हैं, वो हर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो मतलब एजेंसीज हो, एजेंसीज पे आएंगे, लेकिन क्योंकि भी इलेक्शन की बात हो रही है तो वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी वो सवाल उठाते हैं। कल मैं देख रहा था पंजाब के राजा वड़िंग, वो कह रहे थे भाई इलेक्शन कमीशन के पास जाने की भी क्या जरूरत है, बीजेपी की डेलीगेशन को बुला लें, भाई सब कुछ उन्हीं का तो है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज मिस्टर मिनिस्टर दैट everyone is subservient to you. They are saying that is what has changed in elections, that all of these agencies now work for you, for the BJP, I mean. What could be more unfortunate than this when a party who has been in power for more than 6 decades is leveling these kind of allegations on the constitutional authorities, on these constitutional institutions, which raises a lot of question mark whether they have already accepted the defeat before the election. क्या चुनाव से पहले हार मान ले ही? Again, they have blamed the EVMs when they win the election. But they've started. Then they're very happy with the election results. Then they say it is because of Rahul Gandhi. And if they lose, it is because of EVM. Now, people know this. The opposition alliance, which is the Indie alliance, they don't have a leader. They don't have an ideology. And they are not clean as far as all those leaders on one platform is concerned. Most of them are corrupt. It's an alliance of corrupt people came together on one platform. ये ठगबंधन है, भ्रष्ट लोगों को एक मंच पर आकर केवल चोर चोर मुसेरे भाई एक दूसरे के लिए आवाज उठाई। नहीं, इट्स एन अलायंस ऑफ डेस्परेशन, ये तो मैं आपकी मानता हूं जब आप कहते हैं। नहीं, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं ऐश्वर्या जी इसके ऊपर। क्या अलायंस है आप मुझे बताइए। आपने पंजाब की बात की, आप पूछिए पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष से। जब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब की विधानसभा में पूरी कांग्रेस को एक तरह से आरोप लगा के कहते हैं भ्रष्टाचार है, उनको नंगा करता है और कहते हैं इनके साथ हम गठबंधन नहीं कर सकते, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, लेकिन दिल्ली में आप गठबंधन कर लेते हो। तो सवाल ये खड़ा होता है कि वहां तृणमूल पार्टी आपको एक सीट नहीं देती, ना कांग्रेस को ना कम्युनिस्ट को देती है, लेकिन आप जाते हो वापस कहां पर? केरल में। राहुल गांधी जी अब उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें लड़ने उस राज्यों को छोड़कर चले गए, लेकिन वहां पर आपको सपोर्ट कौन करता है? एक ऐसे जिनके ऊपर आतंकवाद अलगाववाद के समर्थन का आरोप लगता है, एसडीपीआई जैसी संस्थाएं आपको समर्थन करती। तो देश में आप क्या वोट लेने के लिए आओगे? क्या ऐसे संगठनों की आपको सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, तब जाके आप कहीं वायनाड में जीत पाओगे? ये क्या स्थिति होगी आज कांग्रेस पार्टी की? और आम आदमी पार्टी तो वो है जिसके ऊपर खुले तौर पर आरोप लगे कि पंजाब के चुनाव से पहले जिन्होंने शराब घोटाला भी किया और ऐसी देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाया जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। और एक बॉर्डर स्टेट में यह होता है तो आप कल्पना कीजिए, पंजाब में कभी बम धमाके करने वालों के साथ अगर इनके चित्र छपते हैं, इनकी गठबंधन की बात आती है और बाहर बैठा कोई व्यक्ति आरोप लगाता है, डिनाई दैट, आम आदमी पार्टी डिनाइज दैट। अनुराग, तो देखिए कहा किसने? वो लोग जो इनका समर्थन करते हैं। और मुझे दूसरी बात बताइए, इनके सांसद विदेश में जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी बातें करते हैं, दैट्स ऑन रिकॉर्ड, बिल्कुल करते। तो फोटो तो झूठ नहीं बोल सकती। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारत विरोधियों से मिलना जरूरी था? ये एक के बाद दूसरा ये जो चेहरा बेनकाब इनका गठबंधन का हो रहा है कि चुनाव के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल आपके माध्यम से विपक्ष के लिए रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी रामलीला मैदान में एक रैली करते थे, आंदोलन करते थे और कहते थे भ्रष्ट कांग्रेस को हटाओ। फिर उन्होंने वहां पर कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आज क्या है? पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में दबी हुई है, जिनके सहयोगी सारे भ्रष्ट हैं। कल तक कहते थे सोनिया गांधी जी को जेल में डालो, 2 दिन इंटेरोगेट करो, सब सच बाहर आएगा। आज उन्हीं से हाथ मिलाया। आप इनका पुराना वीडियो निकाल के दिखाइए ना। अरविंद केजरीवाल जी ने कितने वीडियोस में कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने बड़ा मकान नहीं लेना, मैंने सिक्योरिटी नहीं लेनी, मैंने ये नहीं करना, गाड़ी नहीं लेनी, मैंने ये नहीं लेना, मैंने वो नहीं लेना, वो सब। लेकिन अब कहां पर? लेकिन क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो आराम से, जब आम आदमी पार्टी जब शुरू हो रही थी, जब आपने वो रामलीला मैदान की बात की, तो सिर्फ सोनिया गांधी नहीं,
लालू जी, मुलायम, लेट मुलायम सिंह यादव, जिनके सुपुत्र भी अखिलेश यादव भी वहां पे स्टेज पे थे। तो ये सारी पार्टीज के जितने भी थे, फारूक अब्दुल्ला से लेके कन्नी मोई, 85% से 90% लोगों को अरविंद केजरीवाल जेल भेजना चाहते थे जब वो रामलीला मैदान में थे। और आयरनी ये है कि ये सारे लोग एक साथ इसलिए आए क्योंकि जो आदमी इनको जेल भेजना चाहता था वो आदमी खुद जेल में है। और ये लॉन्च कर रही, सोनिया गांधी लॉन्च कर रही थी, लिटरली लॉन्च कर रही थी मिसेस अरविंद केजरीवाल को, सुनीता केजरीवाल। मैं देखिए, सुनीता केजरीवाल वाज बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम दैट पोडियम। मैं इसी पार्ट पे आने वाला था कि एक और तो भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा किया ही, परिवारवादियों को भी इकट्ठा किया। जो अरविंद केजरीवाल और इनके सांसद कभी लंबा लंबा भाषण देते थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गिनाते थे परिवारवादी पार्टियों को, आज उनकी अपनी पार्टी में राबड़ी देवी 2.0 लॉन्च करने की बात आनी शुरू हो गई। जैसे But it's still not done. But it's still not official. So they still have an alibi. They say we are not doing it. Sanjay Singh is out on bail. You never know. Your fellow MP. देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि अब पूरी आम आदमी पार्टी में एक नेता नहीं बचा था अरविंद केजरीवाल जी का पत्र पढ़ने के लिए, और वो पत्र पढ़ा, वो गारंटियां दी जो सबको चर्चा किए बिना ही अकेले And ने from the कर। Chief Minister's chair, Mr. Minister. From the Chief Minister's chair in the office. इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, लोकतंत्र का मजाक और धज्जियां उड़ाना इन लोगों से सीखिए। लेकिन ऐश्वर्या जी, बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है कि जब मैं दिल्ली की जनता को ठगा हुआ महसूस करता हूं। क्या क्या उनको आश्वासन दिए थे, क्या क्या बड़ी बातें की थी। आज दिल्ली की जनता अपने आप को कहां सोचती है। उन्होंने विकास के नाम पर तो ठगा ही कि स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, फलां करेंगे, कुछ नहीं किया। गंगा, इसको यमुना जी को साफ करेंगे, कुछ नहीं किया। वो तो झूठे ही वादे पड़े। लेकिन जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी, आज कहां दबे हुए नजर आते हैं। जहां स्वराज की बात करते थे, स्वराज की बात करते थे, आज वहां शराब की बात आती है। ये फर्क है। नहीं, फ्री पानी से फ्री शराब तक तो पहुंच गए। लेकिन मैं आपका दुख समझता हूं, बीजेपी की दिल्ली यूनिट का तो दुख समझता नहीं, हूं। मेरा नहीं, दिल्ली की जनता का ये दुख है। नहीं, पर अगर इतना दुख होता तो 3 बार बीजेपी की दिल्ली यूनिट लोकसभा में आप, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे होता है, पर खच्चे उड़ा देते हैं आप। आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं अभी तक दिल्ली से। लेकिन जब दिल्ली का इलेक्शन होता है तो बीजेपी एक नहीं 3-3 बार हारी है। पंजाब में भी आप थे, अकाली दल से आपका अलायंस टूटा उन्होंने, लेकिन वहां पे उनकी टक्कर कांग्रेस से थी। बट यू आर नॉट एबल टू गिव देम अ कंपटीशन, यू आर नॉट एबल टू स्टैंड अप अगेंस्ट देम। नाउ यू आर सेइंग, बट नाउ what the Aam Aadmi Party leaders may or may not say on record, on camera, off record they do mumble. मतलब अनुराग जी, that BJP is aware that आम आदमी पार्टी एक लीडर कंट्रोल्ड पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे वो एक जैसे डिक्टेटरशिप या एक डिक्टेट होता है ना, वैसे चलती है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, कोई नेता ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बोल सकता है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल डिसाइड करते थे वही होता था। नाउ दे आर लाइक अ हेडलेस चिकन, दे डोंट नो व्हाट टू डू। वो राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं है। और वो कह रहे हैं यही बीजेपी जानती है, इसीलिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। नहीं तो संजय सिंह जो कल बाहर आए, ईडी ने उनकी बेल को अपोज भी नहीं किया। वो कह रहे हैं यही पॉइंट है, और वो इसी को एक प्रेसिडेंट बना के कह रहे हैं देखो ऐसे ही होगा सबके साथ, क्योंकि मेल ट्रेल नहीं है, सिर्फ ही सेड वर्सेस शी सेड है, कुछ स्कैम है नहीं। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि देयर इज नो लिकर स्कैम। अनुराग जी, देखिए, कभी चोर ने माना है कि उसने चोरी की है? अब मुझे बताइए कौन से चोर का तो पता नहीं, लेकिन कोई नेता नहीं मानता, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, कोई भी नेता कोई नहीं भी मानता। नेता हो, कोई भी चोर हो, कोई भी भ्रष्ट हो, क्या उसने कहा कभी मैंने किया है? दूसरी बात, अगर ईडी गिरफ्तार करे तो ईडी खराब है, अगर ईडी बेल का विरोध ना करे तो आप चुप कर जाते हो। अरे भाई, हमने पहले भी कहा था, स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं जो अपने भ्रष्टाचार पर जांच करती है, कार्रवाई करती है। आपको 9 बार सम्मन दिया गया, आप पेश होने नहीं गए। लेकिन आप कांग्रेस के जमाने में कहते थे कि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती। आज अरविंद केजरीवाल जी वही करते हैं। मेरा ऐश्वर्या जी सवाल यह है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसा कैसे होगा जी? ऐसा कैसे? आपको लगता है जनता सब समझ पा रही है, जनता देख पा रही है? जनता को दिख ही रहा है कि अगर मनीष का अल्टीमेट टेस्ट तो जनता के सामने होगा। सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री भी जेल में है। तो ये ऐसे थोड़ी हुआ, 1.5 साल से जेल में है जी।
और 1.5 साल से जेल में होने का मतलब है इनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहाँ पर सबूत है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, ट्रायल होगा, सजा भी होगी। वो एक समय लगता है, एक प्रक्रिया है, उसमें समय। पर आपको लगता है इसका अल्टीमेट टेस्ट तो जनता डिसाइड करेगी, दिल्ली की जनता 2000 नहीं, देखिए भ्रष्टाचार का तो कोर्ट ही करेगी। नहीं, भ्रष्टाचार का चुनाव की जनता करेगी कि क्या सही है क्या नहीं। एब्सोल्युटली कोर्ट जो लीगल है, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कई बार सीधा सीधा नहीं करते, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि मतलब हाथ घुमा के कान पकड़ ले, तो आम आदमी पार्टी तो कोर्ट्स के ऊपर भी सवाल उठा देती है, किसी के ऊपर। दोनों ने भी, कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, हर किसी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन से लेकर न्यायालयों तक इन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया। ये इनकी रणनीति है। और उसके ऊपर जब वो 600 लॉयर्स ने और 600 बड़े लॉयर्स ने, हरीश साल्वे जी भी थे उसमें, उन्होंने जब चिट्ठी लिखी डायरेक्टली टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि ये जो प्रेशर बन रहा है नहीं, तो उसको बताया गया कि ये बीजेपी सरकार करा रही है। देखिए 600 लॉयर्स को बीजेपी सरकार कहां कराएगी? ये तो वो नामी ग्रामी बड़े वकील हैं जिन लोगों को लगता है कि भारत के लोकतंत्र की विशेषता ही है। देखिए आज अगर आप कहते हैं संजय सिंह को जमानत मिली, जी मिली, कोर्ट ने ही दी, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा साथ में कि ये आधार बाकियों को नहीं मिल सकता बेल का, इट कैन नॉट बी ए प्रेसिडेंट। और अभी ट्रायल चलेगा, अभी बाकी सब कुछ होगा। अभी किसी को क्लीन चिट तो मिली नहीं, अभी तो केस आगे चलने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जंप कर जाना समय से पहले कोई उचित नहीं है। न्यायालयों को अपना काम करने दे, जांच एजेंसियां अपना काम करें। ये सच्चाई है कि दिल्ली की जनता को ठगा है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, और शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। एक तो हो गया मतलब अरविंद केजरीवाल जिनके बारे में आपने बात की, एक और विपक्ष की नेत्री है ममता बनर्जी, जो अपने स्टेट में पश्चिम बंगाल में बहुत स्ट्रांग है, अभी तक तो थी। बीजेपी ने पिछले जनरल इलेक्शंस में वेन मारा, आपने वहां गए, आपने अपना काडर बनाया, कुछ नेता उनके लाए, कुछ नेता इनके लाए, सब जोड़ा आपने। सुवेंदु अधिकारी स्ट्रांग लीडर हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं। एक एपिसोड निकल के आया और इसने रूह कांप दी संदेशखाली का। संदेशखाली में जब महिलाओं ने बताया कि महीनों से नहीं, सप्ताह से नहीं अनुराग जी, सालों से फॉर इयर्स कंटिन्यूसली दे हैव बीन फिजिकली molested, and the way it has been done, husbands were told to stand in a line and their wives and their daughters in certain cases were told to sit right opposite to them. You are a parent, I am a parent. Just imagine, Anurag ji, the husbands were sitting and the wives and children were sitting right across them, and the leader used to come and the husbands were told to send their wives in, and then they were physically molested. And all of this was happening when you have a female chief minister, a lady chief minister of Bengal. And then when you act, they say there is nothing there, it's being sponsored by you. That seems to be an alibi for everything. Corruption से लेके molestation तक कुछ भी हो रहा है, और अगर उस पर कोई भी एजेंसी काम करती है तो वो बीजेपी करा रही है। ऐसे कैसे होगा देश में? वोट के लिए कोई कितना गिर सकता है, भ्रष्ट कोई कितना हो सकता है, या किसके अंदर मानवता ही खत्म हो जाए। नाम चाहे ममता हो, लेकिन ममता कहीं झलकती ना हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार, ये जो संदेश खली में हुआ, इसने सबकी रूह, देखिए देश की गली गली में, घर घर में संदेश खली का एक संदेश गया है कि एक महिला मुख्यमंत्री के नाक तले उसके ही लोगों ने दरिंदगी करके महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अपराध, बलात्कार किया है, उनका उत्पीड़न किया है। इससे बड़ा दर्द और क्या होगा, इससे बड़ी पीड़ा और क्या होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ममता जी को मैं क्या कहूं, शायद सत्ता में वो इतना डूब चुकी हैं कि उनको महिलाओं का दर्द नजर ही नहीं आया। लेकिन वो महिलाओं की ताकत देखिए कि इस अत्याचार के खिलाफ भी, इन बाहुबलियों के खिलाफ भी, पूरी सरकार के खिलाफ भी संदेश खली की महिलाएं खड़ी हुई। और आपके तो पत्रकार वहां पर गए, जिनको कहां पे गिरफ्तार करके ले गए, आप लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन आप लोग भी खड़े हुए। लेकिन जब वो महिला ने आवाज उठाई तब जाकर मीडिया आया। अगर महिला ने आवाज नहीं उठाई नहीं होती तो शायद मीडिया भी पता ही नहीं चलता ना ममता बनर्जी की सरकार का वो चेहरा बेनकाब हो पाता। जो पार्टी माँ माटी मानुष कहती थी, वो माँ के बारे में नहीं सोच रही, लैंड ग्रैबिंग हो रही है, माटी के बारे में नहीं सोच रही, और मानुष के बारे में तो सोच ही नहीं। देखिए ये तो माँ माटी मानुष ही था ना उनका टैगलाइन। माँ माटी मानुष की जो धज्जियां इन्होंने उड़ाई अपनी सरकार में है, वो साफ दिखता है कि बंगाल के लोग भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं।
और पलायन होने के लिए मजबूर होना इंडस्ट्री का ही नहीं, आम जनता का, निवेश ना आना, कुछ गिने चुने लोगों को पूरा संरक्षण देकर रखना और अपने वोट के लिए जो शरणार्थी बनकर आए या इल्लीगली घुसपैठ करके आए, आज वो वोट बैंक बन गया है। लेकिन वो एक ऐसा बारूद का ढेर बन गया है कि कहीं पे हथियार मिलते हैं, कहीं बम बारूद मिलता है, कहीं नकली नोट मिलते हैं, और इन सबको संरक्षण कोई देता है तो एक भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट मुख्यमंत्री देती है। It's a very big allegation, Mr. Of course, yes. I hope you have evidence to back it. जनता में जाइए बंगाल में, क्या क्या सुनने को मिलता है। नहीं तो ये आप सुने सुनाई बातों पे बोल रहे आरोप खुले में लगता है जी, इनके ही नेताओं के ऊपर लगता है। मालदा से लेके बाकी जगह जाके देखिए, कौन नेता बचकर आते हैं सामने, इन्हीं के ही नेता वहां पे नजर आते हैं सारे। पर अब तो इन्हीं के नेताओं ने आपकी पार्टी में आ गए। देखिए, जो इनके चेहरे को जान गए हैं, जो इनके इन कारनामों के खिलाफ आवाज उठाते थे और नहीं सुनती थी, तो उनको लगता था अगर देश को आगे बढ़ाना है, बंगाल को बचाना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और पंडित नेहरू जी की तरह तो नहीं कर सकते ना कि ईस्ट पाकिस्तान में उस समय जो बांग्लादेश है, जिस तरह से हिंदू लोगों के ऊपर उस समय अत्याचार हुआ और जो वो शरण लेने के लिए हिंदुस्तान में आते, तब नेहरू जी का क्या था। नेहरू जी तो हिंदू शरणार्थियों के बारे में जो टिप्पणी करते थे, वो अपने आप में दिखता था कि घृणा करते थे। चाहे वो पंजाबी थे, सिख थे, हिंदू शरणार्थी थे, इनके खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां पंडित नेहरू जी ने की, वो अपने आप में दिखाते थे कि वो असहज महसूस करते थे, खुश नहीं थे। इसीलिए ही वर्षों तक उनके अधिकार हिंदुस्तान में नहीं मिले, लेकिन मोदी सरकार ने आकर उनको उनके अधिकार भी दिए हैं। उसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई। आप जानते हैं कि ये आप एक खास समुदाय के खिलाफ कर रहे हैं, और साफ साफ बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ये आप मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, सिटीजनशिप चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो कुछ हुआ कुछ नहीं। सो दिस फेक प्रोपेगेंडा, अनुराग जी, यू आर ऑल्सो द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आई एम जस्ट कटिंग इन, बट ये जो फेक प्रोपेगेंडा, ठीक है, विधानसभा का, संसद का अपना प्रेरोगेटिव है, आप पटल पे खड़े होकर कुछ बोलते हैं, आपको उसकी एक एम्बिग्यूटी मिलती है, आपको उसका एक प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन आप कुछ भी बोलेंगे, देश में तनाव का महसूस, आप देश में तनाव फैल जाए, आप कुछ भी, कोई भी बोल सकता है। आप नेता हैं, आप पोडियम पे खड़े होंगे, कुछ भी बोल देंगे और आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। आप बताइए ना, किसकी सिटीजनशिप ली गई, किसकी? देखिए, पहली बात तो 2014 में जब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आए, तब इन्होंने कहा मोदी आएगा तो मुसलमान खत्म हो जाएगा। हाँ, कहा था ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हमने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हमने वो किया। आज अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में मिला, 60 करोड़ लोगों को इलाज 5 लाख का मुफ्त में, दुनिया की सबसे बड़ी योजना, मुफ्त दवाई मिली, और मुफ्त अनाज 80 करोड़ लोगों को मिला, तो इसमें सबसे बड़ा लाभ अल्पसंख्यक भाइयों बहनों को और अनुसूचित जाति के मेरे भाइयों बहनों को मिला। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको उनका हक दिया है। लेकिन भ्रम, भय पैदा करना, ये वर्षों से करते चले आ रहे हैं, और ये इनकी हिंदू विरोधी राजनीति है जी। कैसे? प्लीज एक्सप्लेन। आप पंडित नेहरू जी का उदाहरण देखिए। 1962 के चुनाव में जब पंडित नेहरू को लगा अब हालत खराब है, तब उन्होंने बनारस में क्या कहा? उन्होंने कहा, जब मैं मंदिरों को देखता हूं और वहां के संगमरमर को देखता हूं, तो मुझे शौचालय याद आ जाते हैं, गुसल खाने याद नजर आए। यानी कि आप कल्पना कीजिए, एक मंदिर को शौचालय के साथ तुलना करना और संगमरमर को उसका एक कारण बता देना, ये हिंदू विरोधी सोच थी। और ये तब से लेके, नेहरू से लेके आज राहुल गांधी जी तक चल रही है। और देखिए, नेहरू जी ने वहीं नहीं रुके, जयपुर में जब अगली मीटिंग में आए, तब भी नेहरू जी ने कहा कि मैंने बनारस में भी कहा था, कुछ लोग बुरा मान गए, लेकिन मैं कहता हूं कि क्या जरूरत है मंदिरों पे इतना संगमरमर लगाने की, कि संगमरमर तो मुझे शौचालय के गुसल खाने की याद करवाते हैं। आप कल्पना कीजिए, देश का प्रधानमंत्री मंदिरों की, बहुसंख्यकों के एक पूजा स्थल को, एक धार्मिक स्थल को एक शौचालय के साथ जोड़ने का काम करता है। सोच क्या थी? और ये वही पार्टी है, तो क्या ताजमहल तो पूरा संगमरमर से बना है, तो उसके बारे में राहुल गांधी जी और नेहरू जी का क्या सोच रही होगी? क्या कहा उसके बारे में कुछ?
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इनको जहां दिल करता है वहां हिंदुओं को अपमानित करने का कोई कसर नहीं छोड़ते। यहां तक सोच कि सनातन को जड़ से मिटा देंगे। इनके सहयोगी दल के नेता, एक नहीं दो दो मंत्री, इनकी अपनी सरकार में मंत्री रहे लोग, हिंदू धर्म को, सनातन को क्या कहते हैं? सनातन उन्मूलन कार्यक्रम तक चला। उन्मूलन कार्यक्रम जड़ से मिटा देंगे। और ये डेंगू की तरह HIV, ये बोल कोई सोच भी कैसे सकता है? भाषा, इसके पीछे सब पता चलता है कि कितना कर इनके मन में गंदगी भरी होगी और नफरत भरी होगी। और ये पंडित नेहरू जी के समय से मैं कहता हूं ये चलता आ रहा है। ये नफरत जो उस समय हिंदुओं के प्रति दिखी थी, वो आज राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान में दिखती है। जो हिंदू विरोधी है, तो आग लगाना, भारत के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को भी टुकड़े टुकड़े गैंग को भी अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, उनको प्रवक्ता बनाते हैं। और यही नहीं, आज कहते हैं अगर बीजेपी फिर आ जाएगी तो भारत में आग लग जाएगी। टुकड़े टुकड़े से आग तक आ गए। मैं देखिए ये लोग कैसे भय पैदा करते हैं। यानी कि इनकी हार जब 2 बार हुई तो देश में क्या हुआ? देश में तो बहुत शांति रही। देश तो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। और अब मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो अगले 3 वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन ये लोग नफरत पैदा कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं आइए इकट्ठे मिलकर विकसित भारत बनाएं, अगले 25 सालों में भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। ये जो 10 सालों में हमने किया है, ये हमने मजबूत भारत की मजबूत नींव रखी है। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर जो आज दिखती है, इसकी अभी नींव रखी है। अभी बहुत कुछ करना है। ऐश्वर्या जी, 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। उस समय 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 में मेट्रो है। उस समय 7 एम्स थे, आज 22 एम्स है। उस समय 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। उस समय 51,000 सीटें MBBS की थी, आज 1,01,000 सीटें। उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 31,000 थी, आज 65,000 है। उस समय 484 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज है। उस समय 16 IIM थे, आज 23 IIM है। उस समय 12 IIT थे, आज 19 IIT है। उस समय 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,95,000 किलोमीटर है। उस समय नेशनल हाईवे 96,000 किलोमीटर थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर है। उस समय इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेनों की 20,000 किलोमीटर की थी, आज 40,000 किलोमीटर की है। उस समय जीरो वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत हैं। उस समय ना चंद्रयान मिशन था, ना कुछ था। आज चंद्रयान मिशन की सफलता भी हुई, मंगलयान भी हुआ, गगनयान की तैयारी है। उस समय स्टार्टअप में हम कहीं नहीं थे, आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप है। आज भारत कह सकता है कि जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 10 साल में करके दिया है। आप कह रहे हैं कि यू आर अगेन गोइंग टू द पीपल फॉर द थर्ड टाइम, अनुराग जी, एंड योर पार्टी एंड योर गवर्नमेंट ऑन द प्लैंक ऑफ डेवलपमेंट। जो आपने अभी 2 बातें टक 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 जो आपने 20-25 पॉइंट गिनाए, ईमानदारी, गरीब कल्याण और विकास। ईमानदारी सरकार की और नेता की, गरीबों के कल्याण के कारण 25 करोड़ गरीबों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर लाए। अतिरिक्त जो हम पर विपक्ष तो आपको लेके अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी पे ही तो सबसे ज्यादा वार करता है कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, तो मोदी सरकार कहाँ, किसके लिए क्या काम कर रही है? बस इतना ही किया हमने, कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। 10 साल मिले थे, सिर्फ 4 करोड़ घर बनाए, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से दिए। इन्होंने 60 साल में 3 करोड़ घरों को दिया था, हमने बस 13 करोड़ को ही दिया, सिर्फ 4 गुना ही कर पाए। मैंने बाकी आंकड़े आपको बताए कि 60 साल में 74 एयरपोर्ट बने थे, हम 10 साल में केवल 74 ही हम बना पाए। इसीलिए हम 15 साल और कम से कम और चाहते हैं कि हम थोड़ा और विकास करें जो छोड़ गए थे। तो इसीलिए डू यू फील यही कारण है कि जो डेस्परेशन है पावर में बाहर रहने का, राहुल गांधी जैसे नेता बोलते हैं कि आग लग जाएगी देश में? ये देखिए, वो लोग हैं जो सत्ता के बिना जी नहीं सकते। जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे कांग्रेस बिन सत्ता तड़पती है। लेकिन आदत डालनी पड़ेगी ना। अगर ये तो जनता डिसाइड करेगी ना कि कौन सही है कौन गलत। देखिए, तो उनके कहने से क्या होता है, जनता है, सब जानती है। जनता ने एक ईमानदार नेता देखा है जिसने भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है। भारत के बढ़ते कदमों को देख के आज दुनिया अपने कदम मिलाना चाहती है भारत के कदमों के साथ। भारत में उम्मीद देखती है, भारत के नेतृत्व में उम्मीद देखती है। लोग मोदी के साथ जुड़कर भारत के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए अगर इन्होंने 30 साल पहले सेमीकंडक्टर लगा दिया होता तो आज हमें दुनिया पर निर्भर न रहना पड़ता। अगर इन्होंने 30 साल पहले स्टार्टअप्स को बना दिया होता, स्पेस सेक्टर को खोल दिया होता, तो आज आपको गूगल ऐप्स ना देखनी पड़ती, आपकी अपनी होती गूगल मैप ही ना देखना पड़ता।
आज हिंदुस्तान में ही होता। इतना ही फर्क है, अगर 30 साल पहले इन्होंने मेक इन इंडिया ले आए होते, जैसे मोबाइल सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थे हम 6 साल पहले, आज सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए, उत्पादन करते हैं। खिलौने दुनिया से आते थे, आज हम दुनिया को देने का काम कर रहे हैं, 3 गुना एक्सपोर्ट बढ़ गया। मैरीन एक्सपोर्ट हमारा 6 गुना ज्यादा बढ़ गया। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हमारी कारों की और बाकी सबकी तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का देश ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। अनाज में और दूध उत्पादन में नंबर 1 बन गए, स्टील में हम नंबर 2 बन गए, मोबाइल में नंबर 2 बन गए। ये बढ़ते भारत के कदम है। अब हम सोच रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम क्या करें। हम उस दिशा में सोच रहे हैं भारत को आगे कहां ले जाना है, और ये भारत के टुकड़े टुकड़े कैसे हों, सनातन धर्म कैसे खत्म हो, आग कैसे लगानी है, नफरत की दुकान कैसे चलानी है। राहुल गांधी जी और उनके सहयोगियों का ये एजेंडा है, लेकिन हमारा एजेंडा है विकास, और विकास के माध्यम से विकसित भारत बनाना। हमारा एजेंडा है गरीब कल्याण के माध्यम से और गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, उनको उनके अधिकार देना। हमारा एजेंडा है, जैसे हमने 12 में से 11 पब्लिक सेक्टर बैंक कांग्रेस के समय घाटे में थे, आज 1 लाख करोड़ रुपया साल के मुनाफे में है। 15% एनपीए कम होकर 3% रह गया, और जो आप बेरोजगारी दर की बात करते थे वो 5.2% से कम होकर मात्र 3.2% रह गई, और 7.6 करोड़ नए रजिस्ट्रेशन हुई है ईपीएफओ में, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। ई श्रम कार्ड 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिले, और यही नहीं, हमने 4 ये जो आपके लेबर लॉस हैं इसके कोड भी लेकर आए। हमने 34 करोड़ मुद्रा लोन दिए तो रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। स्वनिधि योजना में 80 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मिला जो बगैर गारंटी के मिला, और मुद्रा लोन भी बगैर गारंटी के मिला। इतने लोगों को रोजगार के अवसर मिले। और स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत एससी, एसटी और वुमेन को 1 करोड़ तक के ऋण दिए गए, जिससे महिला और दलित इन सबको एंटरप्रेन्योर बनने का अवसर मिला। अब ये नहीं, हम आगे पीएम विश्वकर्मा योजना ला रहे हैं, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया, जो 18 अलग अलग तरह की, जैसे मान लो कारपेंटरी, मेसनरी, ये सब, इन सबको उसमें मिल रहा है। स्किल भी मिलेगी, संसाधन भी मिलेंगे, और उसको लोन भी मिलेगा। अब ये कहां हो पाया था? अब इन्होंने किसानों की बात की थी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की खरीद की एमएसपी में फसल की, हमने 18,40,000 करोड़ की खरीद की है 10 साल। फिर भी किसान तक आपकी बात इनके समय बजट था 27,662 करोड़ का 2013-14 में, आज बजट है 1,25,000 करोड़। कहां 27,662 करोड़, आज 1,25,000 करोड़। Figures sounds good, नहीं, अनुराग जी, ऐसा लेकिन है ना भाई, उनको मुआवजा कहां मिलता था फसल बर्बाद? नहीं, मैं आपकी बात मान ली, आपकी बात फिगर्स आर एस्टोनिशिंग। अगर ऐसे तो फिर किसान, तो ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, आंदोलन होते हैं, या आप तो मुझे बताइए, आपका कम्युनिकेशन कहीं, भारत कितना बड़ा देश है? हाँ, मतलब इसमें कोई डाउट आपने कहा आंदोलन दे? एक ही स्टेट से आया ना इस बार, तो जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पंजाब से आया। मुझे इस पे कुछ और नहीं कहना है। आज कहां है? हमने खुले मन के साथ आप कह रहे हैं कि इट वाज अ पॉलिटिकली बैड। मैं इतना कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने जितना किसान के लिए किया वो किसी ने नहीं किया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के समय आई थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार ने इंप्लीमेंट किया। लागत प्लस 50% मुनाफा दिया, 1.5 गुना दाम दिए, खरीद भी की, दुगनी खरीद की, और दुगने से ज्यादा पैसा भी दिया। 5.5 लाख करोड़ और 18 लाख करोड़ में जमीन आसमान का अंतर है। हमने पीएम किसान सम्मान निधि दी, कुल मिला के 3 लाख करोड़ रुपया 11 करोड़ किसानों को दिया 5 साल में। इनके समय ना किसानों का सम्मान था, ना निधि थी, ना इनके समय ऋण मिलता था। इनके समय लोन मिला 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया बैंकों से। हमारे समय मिला 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल, 13 लाख करोड़ ज्यादा, 13 लाख करोड़ ज्यादा, इनके 3 गुना ज्यादा मिला है। इनके समय सिंचाई योजना नहीं थी, हमारे समय 15,511 करोड़ रुपए हमने उसके ऊपर खर्च किया। मैं आपको और बताऊं, दलहन तिलहन इनके समय इंपोर्ट करते थे। इनके समय 1,996 करोड़ रुपया दलहन के लिए खरीद के लिए दिया, हमने 55,000 करोड़ रुपया दिया है। कहां तुलना है जी? इनके समय तिलहन में 11,000 करोड़ दिया, हमने 33,000 करोड़ दिया है। इनके समय गेहूं की खरीद 2,84,000 करोड़ की हुई, हमारे समय 12,30,000 करोड़ की हुई है। क्या है कोई कंपैरिजन? अब कहां इनसे हमारी तुलना करना चाहते हो? अगर तुलना नहीं करता तो एक और टारगेट है आपका 400 ना,
अब की बार 400 पार, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा 370, जिसको आर्टिकल 370 से भी कंपेयर किया गया, 370 मिनिमम। उसके चक्कर में अनुराग जी आपको नहीं लग रहा, फ्रॉम एन अशोक चौहान टू एन अजीत पवार, एवरीवन, कमलनाथ जी आते आते वापस चले गए, आप कहां तक आए थे? आप उसको मानेंगे नहीं, दिल्ली तक आ गए थे, द्वार तक। वो तो अंदर की खबर तो आपके पास होगी, वो आप कैमरा पे नहीं बताएंगे, लेकिन अशोक चौहान, कमल वैसे ही खिलना तय है भारतीय जनता पार्टी का 400 सीटों पे। नहीं बट 4 जून का दिन होगा, नहीं, वो जो 400 सीटों पे कमल खिल रहा होगा, मोदी जी की तीसरी पारी आएगी, हैट्रिक लगा के आगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो एक एलिगेशन रहता है, इससे पहले आई कम टू यू ऑन माई एंडिंग पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, लेकिन एक वॉशिंग मशीन वाला टारगेट जो आपके ऊपर लगता है कि भाई फ्रंट लोडिंग है कि टॉप लोडिंग है वॉशिंग मशीन, ये नहीं बताती है बीजेपी, जो आता है क्लीन होके निकल जाता है। एक बात तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल ईमानदारी के साथ सरकार चलाई। 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप कोई हमारी सरकार के प्रधानमंत्री या मंत्री पर नहीं लगा पाया। हमारी सरकार ने बेदाग अच्छा काम किया, गरीबों का कल्याण किया, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जब ये लोग आरोप लगाएंगे, इन आरोपों में मैं इतना ही कहूंगा, लोकतंत्र में नेताओं का, कार्यकर्ताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना होता है। जब लोगों को लगता है कि मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों ना हम भी उस विचार के साथ जुड़ें जो देश को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, कोई हमारे दल में हो, किसी दल में हो, उसके ऊपर केस होगा तो उसके ऊपर पूरी जांच होगी। और ये मुकदमे वैसे कब से हुए थे ऐश्वर्या जी? क्या ये यूपीए के समय मुकदमे नहीं हुए थे? इनमें से यूपीए के समय के कितने मुकदमे हैं? आप देखो ना, 2G, कॉमनवेल्थ गेम से लेकर सब उसी सब तब के हैं, सब उसी, अधिकतर मुकदमे उस समय के हैं। तो क्या आपको लगता है उस समय कुछ दाल में काला रहा होगा कि पूरी दाल ही काली थी? अगर तब जांच एजेंसियां थी, अपना काम करी, तो आज भी वही काम कर रही हैं। अगर तब हफड़ा दफड़ी में 2G का केस बंद कर दिया गया फटाफट जांच को करके, और आज वो खुल गया, तो दर्द क्यों है? तीसरा, ये मोदी 3.0 की बात हो रही है, आपने तो मोदी की डेफिनेशन ही पूरी, आपने आज एक नई, मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, हाँ, मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन आपने दिया है। बट फॉर यू एज ए लीडर, जनता ये भी जानना चाहती है अनुराग जी, हवर तबर आनंद फानन में ये कैबिनेट मीटिंग, यहाँ वो, यहाँ से निकले, फिर जाना है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी जाना है, हिमाचल से आप लड़ रहे हैं, जाते हैं आप वहाँ, हाउ डज इट इम्पैक्ट यू और अ लीडर लाइक यू? क्योंकि जब आपके कंटेम्प्रेरीज जो कांग्रेस में थे, तो वो तो बहुत रिलैक्स मैंने देखा था, मतलब उससे भी उनका कवर, वो तो बहुत रिलैक्स रहते थे, बोले हाँ ठीक है हो गया। हाउ इज इट डिफरेंट फॉर यू? जब आप अपने नेता को काम करता देखते हो तो आपको मोटिवेट करता है, आपको इंस्पायर करता है। जब 73 साल के उम्र में भी नरेंद्र मोदी जी 15,000 फीट की हाइट पे अगर ध्यान लगाने का काम करते हो, हजारों फीट की ऊंचाई पर तेजस फाइटर जेट उड़ाने का काम करते हो, डीप सी डाइविंग करके, और यही नहीं 11 दिन का अनुष्ठान करके, एक अन्न का दाना खाए बिना राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को करते हो, साथ में पूरा काम करते हो। अपनी मां के देहांत के बाद भी 2 घंटे के अंदर वापस देश के लिए काम करते हो, तो प्रेरणा तो हमें बहुत मिलती है। और अंत तक रुके हुए लगातार काम करना, ये हमारे लिए प्रेरणा है। और हमारी पार्टी में ऐसे अनेकों नेता हैं जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया पार्टी के लिए और देश के लिए। मैं यही कहूंगा, आपको एक अवसर मिलता है जीवन में, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप देश के बढ़ते कदमों के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सको। 140 करोड़ की जनता में से मात्र 28 कैबिनेट मिनिस्टर में से अगर आप हो, तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जनता ने पूर्ण बहुमत दिया देश को आगे बढ़ाने के लिए, और हम आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत को जो स्थान मिलना चाहिए, जिसकी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा है, वो हम अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनाएंगे ही। साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी मोटिवेटिंग, बट तब भी छुट्टी लेने का मन नहीं करता अनुराग जी एक भी, क्योंकि जब आपके नेता नहीं लेते तो आप कैसे लेंगे? आप भी नहीं ले सकते। छुट्टी चाहिए क्यों? अच्छा, फैमिली पॉलिटिकल फैमिलीज को आदत पड़ जाती। मेरे बच्चे एक 20 साल का हो गया, 20 साल का, और वो पता नहीं चला कब 20 साल का भी हो गया, क्योंकि 18-20 साल से जब से राजनीति में मैं हूं तब से लगातार भागम भाग है, तो पता नहीं चलता कब कहां पहुंच गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, एक सेटिस्फैक्शन जो आपको मिलती है, आपकी थकावट क्या उतारता है।
जब आप किसी गरीब के जीवन में बदलाव देखते हो, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हो, जब किसी दिव्यांग को आप उसके जीवन में खुशी, उसको एक टांग लग गई, उसको हाथ लग गया, उसको कान में ईयरपीस लग गया, कुछ और सुविधा मिल गई, या कोई एक युवा जिसको एक नौकरी मिल गई, उसको स्वरोजगार के अवसर मिल गए, किसने अपनी स्टार्टअप खड़ी कर ली, एक किसान जिसको बेहतर कीमत मिल गई, एक गांव में एक अच्छा स्कूल, एक अच्छी सड़क बन गई, छोटी छोटी बातों से, घर पे नलका लगने से, रसोई गैस का सिलेंडर लाना, शौचालय आना, बातें 3 हैं, लेकिन जीवन में कितना बड़ा बदलाव है कि आपको लकड़ी लाने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ रहा, खुले में शौच करने के लिए कई किलोमीटर नहीं जाना पड़ रहा, पानी लेने के लिए नदी या कुएं तक नहीं जाना पड़ रहा। इसका मतलब आपने दिन के 3-4 घंटे बचाए, वो आपका सदुपयोग हुआ, आपने देश के लिए लगाए। नहीं, और आप तो हिली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश से आते हैं, हालांकि आपकी पार्टी हार गई इलेक्शन हिमाचल में, तो लेकिन वहाँ पे पहाड़ों में तो अलग चिंता होती है, अलग दिक्कत होती है, लकड़ी की ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, गाँव में लकड़ी लाना, पानी बिल्कुल, लाना, महिलाओं ये का सारी जीवन बहुत चीज़ें कठिन है महिलाओं- जी। पहाड़ों में तो देखिए महिला शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा। खेतों में काम से लेके सामाजिक काम, राजनीतिक से लेके धार्मिक, सब तरफ महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है, और इस चुनाव में भी महिला शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, नारी शक्ति एक तरफी, जो मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाया, 33% आरक्षण दिलाया, फौज में भी हर सेगमेंट में, एयरफोर्स, नेवी से लेके मिलिट्री तक बेटियां, 10,400 बेटियां, 3 गुना ज्यादा। रिपब्लिक डे परेड पे बेटियां सबसे आगे बढ़कर प्रतिनिधित्व कर रही थी, और यही नहीं, आज हवा में जहाज उड़ाने वाली भी दुनिया में सबसे ज्यादा वुमेन पायलट भारत की बेटियां। भारत की राष्ट्रपति, भारत की बेटी एक महिला है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपको, ये महिलाओं के लिए जहां एक और उनके कल्याण के कार्य किए, उनके रोजगार स्वरोजगार अवसर बढ़ने के काम किए, वहीं पे लखपति दीदी बनाने का काम भी किया, तो नमो ड्रोन दीदी भी बनाने का काम किया। तो महिलाओं के लिए तो अनेकों योजनाएं लाए हैं, और इस चुनाव में महिला एक बड़ा वोट बन के भारतीय जनता पार्टी के लिए। स्पोर्ट्स में भी, क्योंकि आपके पास स्पोर्ट्स का भी चार्ज है, ओलंपिक्स को लेके भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि युवाओं में ओलंपिक्स को लेके, स्पोर्ट्स को लेके एक अलग क्रेज होता है। एक अलग, जब आप भी जनता के बीच में जाते हैं तो आप भी देखते होंगे, आपसे अनेकों लोग मिलने आते हैं, हज़ारों लोग मिलते हैं आपसे स्पोर्ट्स को लेके, और एक जो एक ओलंपिक्स को लेके एक अलग क्रेज है हिंदुस्तान में कि कैन ओलंपिक्स एवर कम टू इंडिया। देखिए, पहली बात मैं कहूँगा, ओलंपिक्स में हमने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया, आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम में हमने मेडल हमने लगातार अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा किया। लेकिन एशियन गेम्स में तो हमने, कभी क्रिकेट में सेंचुरी की सुनते थे, हमने इस बार एशियन गेम्स में भी 107 मेडल और पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल जीते। कुल मिला के 218 मेडल, ये आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन जो आपने कहा, अगर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 3 साल में बन जाएगा, दुनिया में 100 करोड़ युवा किसी देश में होंगे तो भारत में होंगे, 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन किसी देश में होंगे तो भारत में, इंटरनेट यूजर 100 करोड़ होंगे तो भारत में होंगे, तो आज खेलों में भी आयोजन की दृष्टि से आईओसी के लिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए, अगर 2036 की ओलंपिक्स करवाने का सबसे बड़ा अगर किसी का अधिकार बनता है तो मेरी नजर में भारत का बनता है, और 2030 का यूथ ओलंपिक्स का बनता तो भी भारत का बनता है। You feel we are ready as a sports minister, we can do it? मैं ये कह सकता हूं, अगर भारत मंगलयान से चंद्रयान मिशन को सफल कर सकता है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से अब तीसरी तक पहुंचने की ताकत लगा सकता है, आत्मनिर्भर भारत में नए रिकॉर्ड कायम कर सकता है, G20 की सफल आयोजन कर सकता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, योग से लेकर आयुर्वेद दे सकता है, तो ओलंपिक्स भी कर सकता है। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।